देखिए नहीं जी, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इतनी बड़ी फोटो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं पहले बता दूं, आईसीएसई क्लास 10th के छात्रों के लिए फोटो देखे डर मत जाना। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, सिलेबस कैसा नजर आता है। ये देखिए छोटा सा लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्टैक्ट बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इक्वेशन विद कंडीशंस वेयर एवर एप्लीकेबल। मेरी बात नहीं समझ आई सर। तो H2SO4 में सर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये आपको पता है 2022 का है, आपका थोड़ा सा प्लस माइनस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आई थिंक H2SO में सारे कवर हो रहा है। सो द पॉइंट इज, वो जो इतनी बड़ी फोटो आपने देखी थी H2SO4 की प्रिपरेशन की, वो उसको देख के डर मत जाना यार। वो हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो बुक में लिखी हुई है तो मेरा ड्यूटी है आपको बताना। बट वो उसमें आपने जो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसमें जो आपने याद रखना है वो क्या याद रखना है, इक्वेशंस क्या क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और उसमें कुछ 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन हम करेंगे। भाई मेरी बात समझ आएगी ना? तो ये आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन हो सकता है जो भव्या जी ने एक बार बोला था कि सर ये इतना बड़ा प्रोसेस दे दिया, उसमें आपको वो बता देंगे कि यहाँ पर क्या होता है और वहाँ क्या होता है, और ये टार में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा, आपको समझ आ जाएगा। बट प्लीज डोंट बी अंडर स्ट्रेस, फॉर अ सिंपल रीजन की 12th क्लास में यही जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डिटेल में कराई जाती है। और ऑफ कोर्स आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो पूरा आपका सेमेस्टर होगा इसके बारे में। यहाँ तक शांति? तो मेरे साथ आराम से सिर्फ उसका लॉजिक समझ लीजिए, उसका फ्लो समझ लीजिए। पहली बात तो ये, इतना बड़ा जो प्रोसेस हो रहा है, इतना बड़ा जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो रिएक्शन हो रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो, इतना बड़ा तामझाम उसने खड़ा किया हुआ। बट जो रिएक्शन हो रहे हैं वो रिएक्शन हो रहे हैं, ये पहला चल रहा है H+O2 = SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। वो सल्फर डाइऑक्साइड दो चीज़ों से बन सकती है। आपके पास प्योर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लीजिए, या देयर इज समथिंग कॉल्ड आयरन पायराइट्स, उसको आप जलाते हैं ऑक्सीजन में तो आपके पास SO2 बन जाता है। तो बेसिकली पहले दो रिएक्शन में सिर्फ SO2 बन रही है और कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें SO2 में फिर से और O2 डाल देते हैं और उसको SO3 बना देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? छोटा सा रिएक्शन है। उसके बाद जो SO3 है, अगर आप लास्ट रिएक्शन देखेंगे तो SO3 का जो रिएक्शन है उसमें H2SO4 डाल देते हैं और उसको कुछ H2S2O7 है, देख के फिर से डर लग रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा भाई है, ओलियम बोलते हैं इसको, नाम नोट कर लीजिए। ऐसा लगता है नाइजीरियन फुटबॉल प्लेयर है इसका इसका नाम है इसका नाम है ओलियम, OLEUM। देख वो फुटबॉलर क्या जाता है, ओलियम सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा भाई है, ऐसे मान लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का जो आपका H2SO4 है उसका बड़ा भाई है। अगर आप यहाँ छोटा सा रिएक्शन देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ओलियम को अगर आप पानी में डालो तो फिर से H2SO4 बनता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? सिर्फ ओलियम एक नाम रख लीजिए। मैडम यहाँ तक शांति? तो फिर से समझिए, वो इतना बड़ा जो प्लांट आपको दिखाया है उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ 3 रिएक्शन हो रहे हैं। कौन से रिएक्शन हो रहे हैं? पहले जो 2 रिएक्शन हो रहे हैं उसमें सिर्फ ऐसा है कि यू वॉन्ट SO2, दैट इज इट। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें यू वांट SO2, ये आपको SO2 चाहिए बस। और दूसरे रिएक्शन में जो हो रहा है, SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करके SO3, और अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ये रिएक्शन बार बार होता है, इक्विलिब्रियम का निशान होता है और एक्सोथर्मिक होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? कहने का मतलब कि सर अगर आपने उसके साथ कुछ उंगली की तो वो दोनों साइड बैटिंग कर सकता है। मेरी बात नहीं समझ आई? मैं आपको बड़े अच्छे सुंदर इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, 2 चीज़ें मिक्स करके एक तीसरी चीज़ बन रही है जिसका कलर चेंज। फॉर एग्जाम्पल कोई 2 रेड चीज़ें ब्लू बन रही हैं और आप कंडीशन चेंज करते हो तो वो ब्लू जो है वो फिर से रेड बन जाता है। बड़े सुंदर रिएक्शन है, मैं आपको आई थिंक मंडे को दिखा दूंगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, जैसे फिजिक्स में आप मान लीजिए सीसॉ कि अगर आप उस साइड ज़्यादा जोर डालोगे तो रिएक्शन उस साइड जा रहा है, बट अगर यहाँ कोई मोटा आदमी बैठ गया तो फिर वो सीसॉ के हिसाब से पलट भी जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आई सर? बेसिकली ये जो आपका केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम है और ये जो फिजिक्स का इक्विलिब्रियम है ये सेम ही है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ऐसा बता रहा हूँ कि कई बार बड़े सुंदर कलर चेंजेस होते हैं जिसमें लेट अस अज्यूम रेड ब्लू बन रहा है एट अ सर्टेन कंडीशन, बट आपने कुछ कंडीशन चेंज की तो वो जो ब्लू है वो फिर से रेड बन जाता है। मैं 1-2 आपके लिए निकाल कर रखूँगा भाई, यहाँ तक शांति? तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आ गया ना? बिल्कुल बेसिक समझ आ गया। तो ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये 1-2 बार हम देख चुके हैं। और जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, इंसिडेंटली हमारे जितने भी रिएक्शन है सारे एक्सोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो जो हमने पहले एक बार ली चार्टलियर डिस्कस किया था, अमोनिया में डिस्कस किया था, ली चार्टलियर के 1-2 फंडे यहाँ पर भी आएंगे। जो मैं आपको यही बता रहा था, जो चीज़ आपने याद रखनी है, याद ये रखनी है कि सर क्या नाम, जो कैटलिस्ट है वो क्या है, V2O5। जो टेम्परेचर है वो कितना है सर, 450 डिग्री सेल्सियस। जो प्रोमोटर है वो कौन है, पोटेशियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का ऐसा आपके टिक जाएगा, जो आपको लगेगा कि यार बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश करूँगा कि जो फोकस है वो इतनी बड़ी फोटो में मत रखिए, फोकस रखिए छोटी छोटी चीज़ों पे। कैटलिस्ट क्या था, प्रमोटर क्या था, टेम्परेचर क्या था, वैसी चीज़ों पे फोकस रखिए। 1-2 दिनों में मैं आपको एक वो भी दे दूंगा, एक पेज दे दूंगा जिसमें ये तीनों जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, इसके जो कैटलिस्ट हैं, टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वो एक ही शीट पे मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको ध्यान रखें और उसको अपनी दीवार पे चिपका दीजिए। भव्या जी समझ आ रहा है, नींद आ रही है? तो अगर आप बात समझ रहे हैं, सिर्फ ये 3 रिएक्शन हो रहे हैं। 3 रिएक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले रिएक्शन में तो आप सिर्फ SO2 ले रहे हो,
ये देखो यहाँ से तो सिर्फ आप SO2 ले रहे हो, ये तो प्रोडक्शन ऑफ SO2 है। फिर जो SO2 है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है SO3 में, यहाँ तक ठीक है। और फिर वो SO3 को ओलियम में डाला जाता है, सॉरी कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाला जाता है, 98% कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाला जाता है और उसको बना दिया जाता है ये नाइजीरियन प्लेयर ओलियम। बीच में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ जब डिटेल में जाऊंगा तो डिस्कस करता हूँ। ये जो ओलियम है ये H2SO7, ये आपके घर में जो रूह अफ़ज़ा है या रसना का कंसनट्रेट है, ये वो है। कहने का मतलब आपको जितना भी H2SO4 चाहिए, जिस परसेंटेज का H2SO4 चाहिए ओलियम लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, भाई नहीं समझ में आ रहा, और आपको उस कंसंट्रेशन का H2SO4 मिल जाएगा। यार मेरी बात समझ आ रही है, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तो फाइनली ये जो रिएक्शन बनता है वो ये बनता है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, मैं आपको सिर्फ, हाँ जी बोले, तो मैं आपको सिर्फ एक कंफर्ट ये दे रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी फोटो दिखेगी आपके सिलेबस में, बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं, सिलेबस भी दिखा दिए। तो पहले आप प्रोडक्शन ऑफ SO2 कर रहे हो, फिर यार ये जो SO2 बनता है ना, जो SO2 बनता है, क्योंकि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, अगर आप देखो ना, ये जो ऑक्सीजन आएगी, ये ऑक्सीजन आएगी एयर के साथ, और एयर के साथ जो ऑक्सीजन आएगी उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ होंगी। आप वो इंप्योरिटीज़ को निकालना चाहते हो फॉर अ सिंपल रीज़न कि ये जो आपका कैटलिस्ट है V2O5, ये पॉइजन हो जाता है। पॉइजन हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइजन का मतलब उसकी जो एक्टिविटी है वो खराब हो जाती है। नहीं समझ में आया? अरे पॉइजन का मतलब ये होता है कि मम्मी ने तवा बनाया, पराठे बनाए, ऑमलेट बनाया, तो वो तवा खराब हो जाता है ना, तो दैट इज जस्ट कॉल्ड द पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट। तो फिर मम्मी को साफ करना पड़ता है। अब कैटलिस्ट को साफ करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए आप चाहते हो कि यार जो उसमें गैसेज जा रही हैं, उसमें जितनी भी इंप्योरिटीज़ हैं वो निकाली जाए। ये जो इतना बड़ा तामझाम दिख रहा है, मैं आपको सिर्फ कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल ही स्विच ऑफ ना हो जाओ कि यार ये तो अपने बस का नहीं है, इस चैप्टर को तो छोड़ देंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना बड़ा तामझाम में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस इज अबाउट प्योरिफिकेशन ऑफ द गैस। अभी समझ आ जाएगा। तो आपने पहला जो स्टेप है उसमें प्रोडक्शन ऑफ SO2 कर दिया, इसको मैं निकाल देता हूँ एक से। तो पहले स्टेप में आप जो कर रहे हो वो प्रोडक्शन ऑफ SO2 कर रहे हो, SO2 प्रिपेयर कर रहे हो। फिर जो SO2 आपकी बनेगी उसकी साफ सफाई करोगे, उसमें जो एक्सट्रेनियस डस्ट, वाटर, तामझाम कुछ निकल आएगा। उसके बाद आपने SO2 को SO3 में कन्वर्जन करना है, और उसके बाद SO3 की एब्जॉर्प्शन करनी है आपने H2SO4, क्या बनाना है आपने, ओलियम। और इसका एक और नाम जो मार्केट में मिल जाता है वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। जी बोलिए। वो एक क्वेश्चन आएगा मैडम, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया मैडम? आप जो SO3 बना आपके पास, चलिए आप डिस्कस ही कर लेते हैं। जो आपके पास SO3 बना ये वाले स्टेप में जो SO3 बना, इसको भी आप पानी में मिक्स करोगे तो ये H2SO4 बना देगा। बट ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, SO3 इज नॉट डायरेक्टली एडेड टू H2O एज डेंस फॉग ऑफ H2SO4 पार्टिकल इज फॉर्म्ड दैट डजंट कंडेंस इजीली। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दूसरे स्टेप में SO2 + O2 SO2 बना, SO3 बना, उस SO3 को अगर आप वाटर से पास करोगे तो आपको H2SO4 बन जाएगा। बट वो जो H2SO4 है वो एक डेंस फॉग बना लेता है, चेंबर के अंदर डेंस फॉग बन जाता है, जिसको कि दोबारा से फिर H2SO4 बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट दे डू इज, जो भी SO3 बनता है उस SO3 को दोबारा से कंसनट्रेटेड H2SO4 में पास कर देते हैं, ताकि वो जो SO3 है वो H2SO4 में मिक्स होके आप ये मान लीजिए कि मोर कंसनट्रेटेड H2SO4 H2S2O7 ओलियम है। अब वो ओलियम का कंसनट्रेट आपके पास आ गया, उस ओलियम के कंसनट्रेट का एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो एडिंग वाटर टू इट। बाबा जी कुछ समझ आया नहीं यार? अब इसमें जो नहीं समझ में आया, ओके, नहीं समझ आया तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, शायद क्वेश्चन मैं बोलूँगा तब समझ आ जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में एक क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, वाई द SO3 प्रोड्यूस्ड, लिखो, वाई द SO3 प्रोड्यूस्ड in the second reaction is not mixed with water to form H2SO4। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर ये है कि सर SO3 को आप वाटर में मिक्स करके H2SO4 डायरेक्टली इसलिए नहीं बनाते, ये जो ब्लू कलर में साइड में लिखा हुआ है कि SO3 is not directly added to H2O as dense fog of H2SO4 particle is formed that doesn't condense easily। वो जल्दी कंडेंस नहीं होता। जी मैडम, जी थर्ड रिएक्शन ये वाला, मैं ये वाला आपको बोला। हाँ नहीं, क्वेश्चन क्या था? Why is the SO3 produced in the second reaction is not mixed to form H2SO4 in the end? विनीत जी कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? ओके, अब मेरे साथ आराम से देखिए कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। साथ ही से देखिए सर, हमें O2 चाहिए। O2 का जो बेस्ट सोर्स आपके पास है वो है एयर। तो ये देखिए, ये आपके पास एयर है, ये आपने सल्फर से या आपने वो आयरन पायराइड से आप SO2 लेके आए, सॉरी एयर से आप ऑक्सीजन लेके आए और यहाँ से SO2 लेके आए, और ये जो मिक्सचर है ये चला गया आपके पास ये साइड पे।
सर बात नहीं समझ आई, ये SO2 और O2 आपने अंदर डाल दिया, तो ये जो पैसेज ऑफ एयर ये आपने एयर से ले लिया, ये वाला ब्लोअर आपको दिख रहा है, फिर प्रोडक्शन ऑफ SO2 आपने कर लिया, और फिर आपने जो तीसरा आपका ये जो चैम्बर है, तीसरा जो चैम्बर है इसमें आप स्टीम से क्योंकि आप एयर के साथ घूम रहे हैं तो आपने उसमें से डस्ट निकाल लिया। डी में आप जो गैस आपकी बनी है, क्योंकि वो हॉट गैस है तो इसलिए आप उसको क्या करते हो, उसको कूल कर लेते हो यूजिंग द कूलिंग पाइप्स, ये लिखा हुआ है कूलिंग ऑफ गैसेस। उसके बाद फिर से ये स्क्रबिंग टावर है, इसमें फिर से आप इंप्योरिटीज रिमूव कर रहे हो। थोड़ी देर तक आपको समझ आ जाएगा कि काफ़ी, ये देखिए यहां से लेके ये सारा जितना भी हो रहा है, ये सारा का सारा सिर्फ इंप्योरिटीज को साफ करने में जा रहा है। 2 सल्फर हो गया, 2 सल्फर हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया, और 2 2 4 और 2 6, हाँ ठीक। तो ली चार्ट लेयर का इस पर फर्क क्या पड़ रहा है, ली चार्ट लेयर का इसका फर्क क्या पड़ रहा है कि पहले टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो सिस्टम क्या चाहता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहता है। सिस्टम टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकता है कैसे, अगर वो पीछे जाए। बट क्या आप ये चाहते हो? नहीं, आप तो ये नहीं चाहते, क्योंकि आप तो SO3 बनाना चाहते हो। तो इसलिए आप जो टेम्परेचर है, जो प्रेफरेबल टेम्परेचर है वो है एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि टेम्परेचर आप लो करोगे तो रिएक्शन जो है वो रिबेल करेगा। रिएक्शन रिबेल कैसे करेगा? बाय जनरेटिंग मोर एंड मोर हीट। हीट कब जनरेट कर सकता है? फॉरवर्ड रिएक्शन में। यही तो आपको चाहिए। तो टेम्परेचर आप जितना हो सके उतना कम रखिए ताकि रिएक्शन जब रिबेल करे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। मैडम देखिए, अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा कर रहे हैं, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाता रहेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक्सोथर्मिक है, तो आप भी टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं और रिएक्शन भी टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा है। ली चार्टलियर ये बोलता है कि वो स्ट्रेस को रिलीव करना चाहता है, वो स्ट्रेस को छोड़ना चाहता है, जो हमने अमोनिया में डिस्कस किया था। तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, अगर आप टेम्परेचर की जो कंडीशंस है वो ज़्यादा करते हैं, तो रिएक्शन जो है वो उस स्ट्रेस को कैसे रिलीव कर सकता है? बाय गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, उसमें वो टेम्परेचर जो है, जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करता है। भाई नहीं समझ में आया? SO2 प्लस O2 अगर SO3 प्लस हीट बन रहा है तो रिवर्स रिएक्शन में SO3 प्लस हीट SO2 प्लस O2 बन रहा है। बेसिकली रिवर्स रिएक्शन में आप हीट को खा रहे हैं, आप हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिससे हीट निकल रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। बट जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो हीट को खाएगा, जब वो हीट को खाएगा वो अब्जॉर्ब करेगा। बेसिकली आप ऐसे देख लीजिए कि आपकी जो इवेपोरेशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि पानी जो है वो हीट को खाता है। पानी हीट को खाता है, जैसे आपका ये लेक्स में गर्मी में पानी पड़ा हुआ है, रिवर्स में, ओशंस में, जो आप ज्योग्राफी में 6, 7, 8 क्लास में करके आते हैं, तो उसमें आपको 6th या 7th क्लास से एक बेसिक सा क्वेश्चन आना चालू हो जाता है, व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। वो उस टाइम तो आप ऐसे लिख देते थे आधी समझ से, अभी भी शायद लिख देते होगे, बट मुझे क्योंकि फिजिक्स में हीट आपको पढ़ानी है तो फिर से मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो अभी समझ लीजिए थोड़ा सा टाइम लगा के। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज कोई भी चीज़ जब इवेपोरेट होती है तो वो हीट खाती है, अब्जॉर्ब करती है। जब वो अब्जॉर्ब करती है, जब वो खाती है, तो किससे खा रही है? एटमॉस्फेयर से खा रही है। और जब वो एटमॉस्फेयर से हीट को खा रही है तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। आपका बायोलॉजी में अभी ये क्वेश्चन आएगा 10th क्लास में कि जो ट्रीज हैं वो ट्रांसपायरेशन करते हैं, मतलब 100 लीटर अगर आप पानी देते हो ट्री को तो उसमें 2 या 3 वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। 97 to 98 लीटर्स पानी जो है वो पेड़ इवेपोरेट कर देता है, छोड़ देता है। इसलिए आप पेड़ के नीचे जब लेटते हो तो आपको समर में प्लेजेंट लगता है, क्योंकि पेड़ के नीचे 97 to 98 लीटर, 98% ऑफ वाटर जो है वो छोड़ा जा रहा है। सो इवेपोरेशन, सिर्फ मुझे खत्म कर लीजिए फिर आप बोल लीजिए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जहां पर भी इवेपोरेशन हो रही है वहां आप पानी को खा रहे हैं। वहां जब आप पानी को खाएंगे तो कहां से खाएंगे? आसपास जो एटमॉस्फेयर है वहां से खाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो सामने आपके रिएक्शन है, इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें हीट रिलीज हो रही है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसमें हीट खाई जा रही है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और रिएक्शन उसको रिबेल करना चाहता है, तो रिएक्शन उस साइड में जाएगा जिसमें वो हीट को खाए। वो हीट को खाएगा कब? जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बट जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आपका SO2 और O2 बनना शुरू हो जाएगा, जबकि आप बनाना चाहते हैं SO3।
बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मम्मी आपको इंजीनियर बनाना चाहती है, आपकी मम्मी डेस्परेटली चाहती है आप इंजीनियर बन जाओ, बट क्योंकि आप रिबेल करते हो तो आप पोएट बनना चाहते हो। बट जिस दिन आपकी मम्मी ने आपको बोलना शुरू कर दिया कि बेटे पोएट बन जा तू, उस दिन आप ऑटोमेटिकली इंजीनियर बनना शुरू हो जाओगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? भव्या जी आप बोलिए। जी मैडम, देखिए उस दिन 2 दिन पहले भी हम यही बात कर रहे थे। एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब SO2 + O2 = SO3 + हीट, वो वेसल। और अब आप बाहर से उसको फीडा कर रहे हैं, आप उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब वो रिएक्शन जो है वो रिबेल करेगा। आप जो भी करने की कोशिश करेंगे वो उससे उल्टा करने की कोशिश करेगा। बेसिकली वो स्ट्रेस को रिलीव करेगा। अगर आप तो टेम्परेचर का फर्क ये पड़ रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो एक और फैक्टर हम लेंगे, शायद उसमें कुछ समझ आ जाए। एक और तीसरा फैक्टर भी लेंगे, शायद उसमें समझ आ जाए। और चिंता मत कीजिए, इसके बड़े सुंदर क्वेश्चंस हैं, ली चाटलियर के बड़े सुंदर क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इंटरनेशनल वाले करते हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, आपको और समझ आ जाएगा। तो अब प्रेशर का देख लीजिए, ये साइड पे आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 3 मोल्स हैं, ये साइड पे जो मोल्स हैं वो 2 मोल्स हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जब प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सिस्टम रिबेल करेगा। सिस्टम रिबेल करेगा बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। सिस्टम चाहता है कि मैं प्रेशर को रिलीव करूं। 3 से 2 बनता है, 3 से 2 बनता है तो प्रेशर रिलीव होता है। नहीं समझ आ रहा? तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सिस्टम रिबेल करेगा बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, विच इट कैन डू बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर SO3, क्योंकि इंसिडेंटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही सिस्टम जो है वो प्रेशर को डिक्रीज कर सकता है। भव्या जी नहीं समझ में आया? आप अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सिस्टम प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। सिस्टम प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इस रिएक्शन में क्या फॉरवर्ड में प्रेशर डिक्रीज होता है या बैकवर्ड में डिक्रीज होता है? फॉरवर्ड में डिक्रीज हो रहा है। तो आप अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड में प्रेशर डिक्रीज होता है। तो सिस्टम जो है वो ये बेसिकली, अगर आपको SO3 की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो आपको जितना प्रेशर ज़्यादा हो उतना रखना चाहिए। बट फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर बार यही डिस्कशन होती है कि सर प्रेशर आप इंक्रीज कर देते हो तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, सेफ्टी का कंसर्न आ जाता है, और वो सब वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, वो हर बार यही होने वाला है। और तीसरी बात जो आ जाती है वो कंसंट्रेशन की आ जाती है। कंसंट्रेशन की बात ये आ जाती है कि आप ऑक्सीजन को ज़्यादा रखते हैं, आप ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा रखते हैं। जैसे ये भी एक क्वेश्चन बनता है, सी दीज आर द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड, और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा आप ज़्यादा कर देते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हैज़ इंक्रीज्ड, तो जो सिस्टम है, मतलब जो रिएक्शन है, वो रिबेल करेगा। कैसे रिबेल करेगा? बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सिस्टम ऑक्सीजन को डिक्रीज कैसे कर सकता है? बाय कंज्यूमिंग। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन खाए उतना ज़्यादा वो खुश होगा, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस को रिलीव करेगा। अब वो ऑक्सीजन को खाना शुरू कर देता है। बट ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट यू वांट द द रिएक्शन टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन में आप SO3 चाहते हैं। नहीं समझ में? तो ली चाटलियर पे टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर की कंडीशन, कंसंट्रेशन की कंडीशन, ये एक क्वेश्चन है जो आपको समझ आना चाहिए। भाई यहाँ तक क्लियर है जो हम बात कर रहे हैं? तो फाइनली जो हार्ट ऑफ द रिएक्शन है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर SO2 प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ प्योरिफिकेशन चल रही है, सिर्फ प्योरिफिकेशन चल रही है। सर डस्ट निकाल लिया आपने, सर वाटर निकाल लिया आपने, सर आर्सेनिक इम्प्योरिटीज निकाल ली आपने, ये 3 चीज़ें आपने निकाल ली। उसके बाद जो हार्ट ऑफ द रिएक्शन है, हार्ट ऑफ द रिएक्शन ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें आप SO2 + O2 = 2SO3 बना रहे हैं, और कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, प्रमोटर आप यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, प्रेशर कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। फिर अब देखिए फिर से क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो SO3 है, ये जो SO3 है जो यहाँ से निकल रही है, ये SO3 पे शावर किया जाता है। क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 का शावर हो रहा है इस पे जब शावर होगा तो फिर ये H2S2O7 जो ओलियम था अपना नाइजीरियन प्लेयर, ये बाहर आता है, और इस नाइजीरियन को आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? और क्वेश्चन जो बनता है, जो भव्या जी को मैं बता रहा था कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि सर आपके पास यहाँ तक SO2 जनरेट हो चुकी थी, आप SO2 से डायरेक्ट SO2 को पानी में मिक्स करके आप H2SO4 बना लेते। ये क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार लाइन लिखता है दलाल, तो उसका स्टैंडर्ड आंसर आपको बता दिया कि सर उसके फ्यूम्स बनेंगे, वो फ्यूम्स जल्दी लिक्विड नहीं बनते, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। नहीं समझा? ब्रॉडली यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉडली द अंडरस्टैंडिंग यू हैव इज कि सर सल्फर कहाँ से आ रही है, सर ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। 2 क्वेश्चन ये बन जाएंगे यहाँ पे। सर आपने SO2 बना लिया, ठीक है सर, SO2 में काफ़ी कचरा होगा, वो कचरे को 2-3 स्टेप्स है जिससे साफ किया जाता है। फिर सर वो जो SO2 है उसको मैं फिर से ऑक्सीजन डाल के उसको SO3 बना दिया जाता है। फिर सर वो जो SO3 है उसमें H2SO4 कंसंट्रेटेड डाला जाता है, ओलियम बना दिया जाता है, और उस ओलियम की शीशी में जितना आप पानी डालेंगे उस हिसाब से आप H2SO4 अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट जो प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे
हर स्टेप पे अगर आप देखेंगे हर स्टेप पे SO2 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 प्योर SO2 यही चल रहा है। लास्ट में जाके ये एक SO3 बनता है और फिर इस SO3 में आपने ये H2SO4 डाला, ओलियम बनाया और इसमें वाटर एज पर डाइल्यूशन आपने 2H2SO4 बना दिया। बाबा जी कोई डाउट? जो क्वेश्चन बताए, हाँ बोलिए बोलिए मैडम। क्योंकि आप काफ़ी जो प्रोसेसेस करते हैं हम जब डिटेल में जाएंगे तो H2SO4 कंसनट्रेटेड जो है वो एक तरह बिहेव करता है, बट डाइल्यूट कंसनट्रेटेड H2SO4 दूसरी तरह बिहेव करता है। इट इज़ लाइक व्हेन आई एम हंग्री आई एम इन अ सर्टन वे, बट व्हेन आई एम वेल फेड आई एम इन अ सर्टन वे। नहीं समझ में आया? तो जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसनट्रेटेड H2SO4 बिहेव इन अ सर्टन वे, वो रिएक्शन हमारे सिलेबस में ही हम करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको सिलेबस में ही दिखाता हूँ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इट्स बिहेवियर एज एन एसिड व्हेन डिल्यूट, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंसनट्रेटेड जो डाइल्यूट है, जो कंसनट्रेटेड एसिड डाइल्यूट होता है तो उसके कुछ रिएक्शंस होते हैं, बट जब वो सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट होता है तो उसका एक सर्टेन बिहेवियर होता है, बट जब वो कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो आप किस बिहेवियर के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या आप उसका कंसनट्रेटेड वाला रूप देखना चाहते हैं या आप उसका डाइल्यूट वाला रूप देखना चाहते हैं? अच्छा, एक और चीज़ ये होती है मैडम, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एज आप ये यूज़ कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम कि आप कुछ जो केमिकल्स हैं वो यूज़ करते हैं एज क्लीनर्स। एसिड जो है एज अ हाउस क्लीनर आप यूज़ कर रहे हैं। अब तो एसिड नहीं है, पहले तो एसिड ऐसी बॉटल में मिल जाता था, बट अगर आप घर में से किसी भी साफ सफाई के लिए अपना वॉश बेसिन का सिंक यूज़ करने के लिए कुछ एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको डाइल्यूट चाहिए, उसमें कंसनट्रेटेड का क्या करोगे? हाँ, तो कंसनट्रेटेड खासकर विद रिस्पेक्ट टू दीज टू एसिड्स H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ये अपनी कंसनट्रेशन के हिसाब से इनकी जो नेचर है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए अगर आपने कभी नोटिस किया हो, अब नोटिस कर लीजिए अगर आप नहीं करते, तो आपकी 8th 9th की बुक्स में हमेशा ब्रैकेट में डाइल्यूट लिखा होता था। वो आप बोलते थे कि डाइल्यूट लिखना ज़रूरी है और टीचर बोलती थी हाँ ज़रूरी है, और आप शायद कभी ये भी बोलते होगे कि क्यों लिखना है डाइल्यूट जब हर बार है ही है, हमें पता ही है। वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो एसिड है वो एज डाइल्यूटेड शेप में एक तरह बिहेव करता है, और जब कंसनट्रेटेड होता है तो दूसरी तरह बिहेव करता है, विच इज़ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑल्सो। कोई डाउट? और मैडम ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे H2SO4 आपने बना लिया, नाइट्रिक एसिड बना लिया, फाइनली ये चीज़ें तो आप कहीं पर और जाके यूज़ करने वाले हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड आप दूसरे प्रोसेसेस में यूज़ करने वाले हैं, पर से H2SO4 बना के आप क्या करेंगे? सो H2SO4 इज यूज्ड इन सेवरल अदर प्रोडक्ट्स। तो उसमें एज पर योर रिक्वायरमेंट इट इज़ डाइल्यूटेड। नाइट्रिक एसिड आपने बना दिया, उसके 50 यूजेस हैं, वो एज पर डाइल्यूशन आप उसको काम करेंगे। वो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक बस कार्बोनिक होता है, और शायद उसमें फॉस्फोरिक भी होता है शायद।